बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, फाइनली वो आ ही गया। आज का मेन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबको इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। यूरोपीय यूनियन क्या है ये? 28 ममालिक का इत्तेहाद, जिनमें से एक मुल्क यूनाइटेड किंगडम जिसे यूके भी कहते हैं, जो कि 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन से निकल गया है। इसके यूरोपीय यूनियन के अंदर से निकलने को ब्रेक्सिट कहते हैं, जिसके बाद अब 27 ममालिक रह गए हैं। इन तमाम ममालिक को शेंगन कंट्रीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन तमाम यूरोपीय ममालिक के इत्तेहाद का मुआहदा यूरोप के मुल्क लग्जमबर्ग के एक गाँव जिसका नाम शेंगन है, जो मोज़ीले दरिया के मगरबी किनारे वाक़या है। इस मकाम पर 3 मुल्कों फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग की सरहद आपस में मिलती है। इस गांव में 14 जून 1985 को तमाम मुल्कों के इत्तेहाद का एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे शेंगन मुआहदा या शेंगन एग्रीमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से तमाम इत्तेहादी ममालिक को शेंगन कंट्रीज़ भी कहते हैं। तो लें जी जनाब, अब शेंगन कंट्रीज़ की भी बात सुन लें ज़रा। हर मुल्क का अलग अलग झंडा होने के साथ साथ एक इत्तेहादी झंडा भी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तमाम ममालिक का मुश्तरका झंडा है, जिसे यूरोपीय यूनियन का झंडा भी कहते हैं। इन तमाम मुल्कों में अपने अपने मुल्क की लोकल करेंसी के साथ साथ इंटरनेशनल करेंसी यूरो चलती है, जो कि यूरोपीय यूनियन की ही करेंसी है। इस मुआहदे की बिना पर इन ममालिक में रहने वाले लोग 27 मुल्कों में कहीं भी बग़ैर वीज़ा के आ जा सकते हैं और बग़ैर रुकावट के कोई भी तमीरी एक्टिविटी कर सकते हैं, यानी पढ़ाई, नौकरी, कारोबार वगैरह। इसलिए जब आपको जर्मनी, इटली, फ्रांस या इन 27 मुल्कों की एम्बेसी से जो वीज़ा मिलता है, इसे शेंगन वीज़ा कहते हैं। और इस वीज़े की बुनियाद पर, जैसे मैंने बताया, तमाम यूरोपीय ममालिक में बग़ैर रुकावट के आप मूवमेंट कर सकते हैं। इन 27 मुल्कों में कुछ अमीर ममालिक हैं और कुछ गरीब। अमीरी और गरीबी का तयन उस मुल्क में मौजूद इंसानों की तरक्की पर किया जाता है, जिसे यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा 4 मेन चीज़ों की बुनियाद पर डिफ़ाइन करती है। वो 4 चीज़ें हैं: सेहत, तालीम, लोगों की माहाना आमदन और लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी टोटल उम्र, मतलब कितने लंबे अरसे तक लोग ज़िंदा रहते हैं। इस पैमाने का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसका एब्रीविएशन है HDI। इस पैमाने का टोटल नंबर जो है वो है 1, और इसी के हिसाब से हर मुल्क का नंबर काउंट होता है। इसकी वजाहत फिर यूँ हुई, जिस मुल्क का HDI फिगर 1 के हिस्से के जितना करीब होगा, उतना ही वो मुल्क तरक्की याफ्ता या अमीर होगा, और इसके बरअक्स जो मुल्क जितना 1 के हिस्से से दूर होगा, उतना ही गरीब या तरक्की पजीर ममालिक में शामिल होगा। और हमारे मुल्क के पाकिस्तान का HDI की रैंकिंग के मुताबिक 192 ममालिक की लिस्ट में 162वां नंबर यानी 162 है। और जब मैं 2014 में नया जर्मनी आया था, तो हमारे मुल्क का नंबर 137 यानी 137 था। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंसानी तरक्की का पैमाना भी कहा जाता है। मुल्कों की ये लिस्ट हर साल जारी होती है, और अक़वाम मुत्तहिदा के इस पैमाने के मुताबिक कुछ ममालिक टॉप 10 कंट्रीज़ ही रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जर्मनी इस साल की लिस्ट में 9th नंबर यानी 9वें नंबर पर है, और पिछले कुछ सालों में मैंने देखा ये मुल्क कभी 4थे नंबर पर था, कभी 5वें नंबर पर, मगर रहता फिर भी ये टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट में ही है। यूरोप के अमीर मुल्कों बिलखसूस जर्मनी में आकर पढ़ाई करना, जॉब करना, विज़िट के लिए आना, कारोबार करना, इलाज करवाना, या फिर अपने स्पाउस और बच्चों का दूसरे फैमिली मेम्बर के पास यूरोप में आकर साथ रहना यानी फैमिली रीयूनियन करना, डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी तरक्की पजीर ममालिक में बसने वाले हर खासो आम और हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का ख्वाब है। एंड यू नो वाई डू द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल चूज़ जर्मनी? इसकी रीजंस में जो सरे फहरिस्त हैं, इनमें सबसे पहली वजह है जर्मनी का मौसम, जो HDI के मुताबिक जर्मनी से भी अमीर स्कैंडिनेवियन ममालिक मसलन स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे की निस्बत कदरे कम ठंडा है, और एशियन रीजन के लोग ज़्यादा ठंड से बचने के लिए जर्मनी का रुख करते हैं। दूसरी वजह यह कि जर्मनी के अंदर तमाम यूनिवर्सिटियाँ सरकारी हैं, इनमें ट्यूशन फीस नहीं है, यानी कि तालीम मुफ्त है। थर्ड रीज़न, यूरोप के बाकी मुल्कों की निस्बत जर्मनों के यहाँ नोबेल प्राइज विनर की तादाद और रुझान ज़्यादा है। चौथी वजह, जर्मन अपनी 2 आलमी जंगों की वजह से एक वर्सटाइल हिस्ट्री रखते हैं। पांचवी और आखिरी वजह यह कि यहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटियाँ अक्सर दुनिया की टॉप रैंकिंग में ही रहते हैं।
जर्मनी के वीज़ा को दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, शॉर्ट टर्म यानी 90 दिन या कुछ केसेस में 180 दिन का वीज़ा, और दूसरी कैटेगरी है लॉन्ग टर्म यानी 90 या 180 दिन से ज़्यादा अरसे का स्टे, जिसको हम सादा पंजाबी ज़बान में कह सकते हैं छोटा वीज़ा और बड़ा वीज़ा। शॉर्ट टर्म वीज़ा या इसका दूसरा नाम है शेंगन वीज़ा। इसमें शामिल है बिजनेस वीज़ा, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा, वीज़ा फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। ये सारे नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। लॉन्ग टर्म या लंबे अरसे के स्टे वाला वीज़ा, इसमें शामिल हैं फैमिली रीयूनियन वीज़ा, स्टडी एंड पाथवे प्रोग्राम वीज़ा, वर्क वीज़ा, वीज़ा फॉर री एंट्री, वर्क वीज़ा विद एडवांस अप्रूवल अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ 81A रेजिडेंस रूल। तो सर आज का मेरा टॉपिक होगा स्टडी एंड पाथवे प्रोग्राम पर, यानी कि स्टडी वीज़ा पर। दर हकीकत ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है क्योंकि इस वीज़ा टाइप को फर्दर कैटेगराइज किया गया है, जैसा कि इसमें शामिल हैं विद एडमिशन टू अ जर्मन यूनिवर्सिटी, विद आउट एडमिशन, विद अ प्रियर लैंग्वेज कोर्स और इंटर्नशिप, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट PhD प्रोग्राम यानी कि डॉक्टरेट। इन चारों कैटेगरीज में सबसे पहले आती हैं जनरल रिक्वायरमेंट। स्टडी वीज़ा के अंदर तीन कैटेगरीज की पहली 5 रिक्वायरमेंट्स एक जैसी हैं। वो तीन कैटेगरीज हैं स्टडी वीज़ा विद एडमिशन टू अ जर्मन यूनिवर्सिटी, स्टडी वीज़ा विदाउट एडमिशन, रिसर्च वीज़ा यानी PhD। और इन दो कैटेगरीज स्टडी वीज़ा विद एडमिशन टू अ जर्मन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च या PhD वीज़ा की जो छठी रिक्वायरमेंट है वो एज़ कम्पेयर टू स्टडी वीज़ा विदाउट एडमिशन से डिफरेंट है और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें आपको एडमिशन लेना ही होता है और एडमिशन लेटर हासिल करना होता है। अब आ जाइए जनाब लास्ट कैटेगरी में, जिसमें आपने जर्मनी में जाकर मेन स्टडी शुरू करने से पहले जर्मन ज़ुबान सीखनी है या वहाँ पर आपको मेन स्टडी शुरू करने से पहले कोई इंटर्नशिप करनी होती है। तो इसमें क्या है कि इसकी पहली 4 रिक्वायरमेंट्स तो एक जैसी हैं जो बाकी 3 में हैं उनके जैसी, और आखिरी 2 वो डिपेंड करती हैं कि आपका स्टडी ट्रैक क्या है, कि आप इंटर्नशिप करोगे वहाँ जाकर पहले या फिर जर्मन ज़ुबान सीखोगे। अब आ जाए चौधरी साहब आप नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ, यानी इन जनरल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कैसे करना, जो कि बहुत से अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का हार्ड क्वेश्चन या सबसे पहला सवाल या फिर बार बार किया जाने वाला सवाल होता है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट आ गई है जी पासपोर्ट। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट 2 तरीके से तैयार करवा सकते हैं, या तो आप DGIP डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर दें। ना तो इसमें कतार ना इंतज़ार, आपको घर बैठे पासपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा तरीकाकार यह है कि आप पासपोर्ट के रीजनल ऑफिस में चले जाएं और वहां पर जाकर लाइन में लगकर अप्लाई करें और वहां से पासपोर्ट हासिल कर लें। दूसरी रिक्वायरमेंट है बायोमेट्रिक पासपोर्ट फ़ोटोज़ की। जर्मन एम्बेसी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसकी डायमेंशंस कुछ इस तरह से हैं। 35 मिलीमीटर फ़ोटो की विड्थ होनी चाहिए और 45 मिलीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। फ़ोटोज़ हाई रेजोल्यूशन के साथ बने हों, इसके ऊपर कोई फिनिशिंग, कोई कंप्यूटर के साथ सफाई ना की गई हो। फिर आगे कुछ ये सैंपल्स हैं फ़ोटोज़ के, जिनके ऊपर क्रॉस का निशान लगा हुआ, ये सारे गलत पोस्चर्स हैं, और जिनके ऊपर करेक्ट का साइन लगा हुआ, ये सारे करेक्ट पोस्चर्स हैं। आपने इनमें से सिलेक्ट कर लेना है कौन सा पोस्चर आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको सूट बैठता है। तो इसमें हेड कवरिंग्स भी अलाउ है रिलीजियस पर्पस की वजह से, या फिर अगर किसी को मेडिकल इशू है उसकी वजह से भी हेड कवरिंग अलाउ है, लेकिन नॉर्मली एज अ रूल हेड कवरिंग्स अलाउ नहीं है। अब आगे आ गई है जी फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट। ये जनाब एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। इसको फिल करने के लिए मैं एक दिन अलग वीडियो बनाऊंगा, पूरा आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना ही देख लें कि ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है। ये एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है और ये फॉर्म फ्री ऑफ कास्ट मिलता है, इसके कोई पैसे नहीं, लिहाजा आपको एजेंटों के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने पैसों को जाया ना करें। अगली रिक्वायरमेंट है जनाब जर्मनी में आकर स्टडी के दौरान अपने लिविंग एक्सपेंसेस यानी कि खाना पीना और रहाइश के अखराजात को कैसे फाइनेंस करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जर्मनी में तालीम तो मुफ्त है, लेकिन इन यूटिलिटीज़ की अदायगी आपको खुद करना होगी। तो जिसके लिए जर्मन हुकूमत ने एज अ रूल जर्मन स्टूडेंट्स की तरह फॉरेन स्टूडेंट्स को भी एक लिमिट सेट कर दी हुई है कि इस लिमिट के अकॉर्डिंग आपने एटलीस्ट 1 साल का खर्चा लेके आना है, ताकि आप जर्मन इकॉनमी के ऊपर आके बोझ ना बनो। जर्मनी के अंदर अपने फर्स्ट ईयर के स्टे को फाइनेंस करने के लिए भी 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ये है कि आपने जर्मनी के अंदर डॉइचे बैंक या फिर इसके अलावा भी 2-3 और बैंक्स हैं, उनमें अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना है। वो भी मैं किसी दिन आपको वीडियो में बताऊंगा कि ब्लॉक अकाउंट ओपन कैसे करवाते हैं। ब्लॉक अकाउंट एक्चुअली होता क्या है कि इसमें आपने जो जर्मन हुकूमत ने एक लिमिट सेट की है आज की डेट के अकॉर्डिंग, जो कि बाद में चेंज भी हो सकती है, वो है 11,208 यूरो। आपने 11,208 यूरो जर्मनी के अंदर ब्लॉक अकाउंट ओपन करवा के उसके अंदर डिपॉजिट करवाने हैं
और ये आप हर महीने जब जर्मनी में आप आ जाओगे, जब आपकी स्टडी स्टार्ट हो जाएंगी, उस मंथ से लेके ऑनवर्ड 1 साल तक आपकी अमाउंट ब्लॉक हो जाएगी, जिसमें ये होगा कि आप 934 यूरो पर मंथ के हिसाब से उसके अंदर से निकलवा सकते हो और उससे अपने घर के रेंट और अपने खाने पीने के अखराजात की अदायगी कर सकते। इसको ब्लॉक अकाउंट कहते हैं। बाकी इसको ओपन करवाने का तरीकाकार मैं किसी दिन अलग वीडियो में आपको सारा बता दूंगा। जर्मनी में रहते हुए अपने लिविंग एक्सपेंसेस को फाइनेंस करने के लिए दूसरी ऑप्शन यह है कि आपके कोई जानने वाला या कोई आपका रिश्तेदार जर्मनी से सरकारी तौर पर लिख के दे दे कि ये बंदा जो आ रहा है, इसके स्टडीज़ का, इसके खाने पीने का, हर चीज़ का खर्चा मैं उठाऊंगा। और इसके अलावा वो एक डिक्लेरेशन जमा करवाने के साथ साथ स्पॉन्सर के 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट्स और उसकी इनकम का प्रूफ भी साथ लाएगा। जर्मनी में स्टडीज़ के दौरान अपनी लिविंग को फाइनेंस करने के लिए तीसरी और आखिरी ऑप्शन ये है कि आपको या तो जर्मन हुकूमत की तरफ से कोई स्कॉलरशिप ऑफर हो जाए, मसलन डाड का स्कॉलरशिप, रास्मस मुंडस स्कॉलरशिप, DFG की फंडिंग या कोई और इसके अलावा या फिर आप पाकिस्तान से हायर एजुकेशन कमीशन का कोई स्कॉलरशिप साथ लेकर आओ, जिसमें फॉरेन फंडेड स्कॉलरशिप भी शामिल है, फैकल्टी डेवलपमेंट का स्कॉलरशिप भी है, या इसके अलावा कोई और। इसके बाद आगे है सर प्रूफ ऑफ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, जिसमें है कि अगर आपने वहां पर बैचलर करने जाना है तो आपको इंटरमीडिएट लेवल तक के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उनमें शामिल हैं FSc या FA और उसके बाद मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट्स आपके IBCC इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन से अटेस्टेड हों। तो इसके अलावा अगर आपने वहां पर जाना है मास्टर डिग्री करने के लिए तो फिर आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्टेड हो। वो BA भी हो सकता है और वो BSc ऑनर्स भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने PhD करने जाना है तो आपके पास MPhil या MSc ऑनर्स के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो वो भी आपके हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्टेड हों, मतलब कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्टेड हों। फिर इन सबसे टॉप पर यह है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करवा लिए IBCC से और हायर एजुकेशन कमीशन से, तो उसके बाद एंड पर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाने हैं। ये उसकी वेबसाइट है। अब जनाब सवाल ये उठता है कि यूनिवर्सिटी कैसे सर्च की जाए और कोर्स कैसे सर्च किया जाए। तो उसके लिए जर्मन हुकूमत ने एक वेबसाइट दी है www.dad.de। तो इस वेबसाइट का जैसे URL दिया हुआ आपने ऐसे ही लगा के इसको ओपन करना है। उसके बाद आगे इसके फिल्टर्स हैं। सबसे पहला फिल्टर है कोर्स टाइप, आपने कौन सी डिग्री करनी है, बैचलर, मास्टर, PhD। उसके बाद प्रेपरेटरी कोर्स या रिसर्च या लैंग्वेज कोर्स या शॉर्ट कोर्स, इनमें से आपने जो भी आपको सूट करती है आपके अकॉर्डिंग वो आपने सेट कर लेना है। उसके बाद आपने ये कोर्स की लैंग्वेज, दूसरा फिल्टर है वो सिलेक्ट करना है कि आपने ये डिग्री जर्मन जुबान में करनी है जाके, यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जर्मन हो या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो या फिर जर्मन और इंग्लिश दोनों हो। फिर उसके बाद ये है कि फील्ड ऑफ स्टडी आपका कौन सा है, वो आपने सिलेक्ट करना है कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड न्यूट्रिशनल साइंस है आपका डोमेन, या फिर आपका इंजीनियरिंग है या मेडिसिन है या स्पोर्ट्स है या वेटनरी मेडिसिन है या लॉ, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज है, ये मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंसेज है। मतलब इट्स अप टू यू, जो आपको फिट बैठता है वो आपने इसके अकॉर्डिंग सेट करके जब क्लिक करना है तो आपके सामने मास्टर डिग्रीज की लिस्ट खुल के आ जाएगी। फिर आप फर्दर उसके अंदर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हर यूनिवर्सिटी की। अगर तो आप इजीली कोर्स सर्च कर सको तो ठीक है, नहीं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक दिन अलग वीडियो बना के बता दूंगा आपको। कोर्स सर्च करके एक दो कोर्सेज की एग्जाम्पल के तौर पर आपको सर्च करके बता दूंगा कि सर्च कैसे करना है और फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है, वो भी मैं आपको सारा बता दूंगा। आगे जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो कोर्स सर्च करने के बाद, तो फिर वहाँ पर लैंग्वेज स्किल्स का बहुत इशू चलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो जर्मनी के अंदर ऐसी हैं जो कि बहुत रेयर हैं, जो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बुनियाद पे ही एडमिशन दे देती हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या है, ये आप जिस यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री करते हो वहाँ का डिपार्टमेंट आपको लिख के देता है कि इस बंदे का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बैचलर के दौरान या मास्टर के दौरान इंग्लिश था, तो उसी लेटर को लेटर ऑफ प्रोफिशिएंसी कहते हैं। उसकी बुनियाद पे आपको आगे यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है, लेकिन फिर भी उसमें एडमिशन तो हो जाता है। इशू ये चलता है कि बाज़ औक़ात एम्बेसी आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा देती है कि भाई आपका कोर्स जो है ना आगे इंग्लिश में है तो आपने आइल्स क्यों नहीं किया। तो इन केस के अगर ऑब्जेक्शन लगता है तो फिर आपका जो ना पूरे साल की जो मेहनत है ना वो ज़ाया चली जाएगी। बेहतर ये है कि आप आइल्स कर लो। इफ़ यू हैव आइल्स इन योर हैंड्स देन यू विल हैव नो डिफिकल्टी ड्यूरिंग द वीज़ा प्रोसेसिंग और ड्यूरिंग द वीज़ा इंटरव्यू। अक्सर लोगों का सवाल आता है कि स्टडी गैप भी इंपॉर्टेंस रखता है या नहीं।
या फिर बाज लोग स्टडी गैप को लेकर बहुत परेशान हैं। इसकी मिसाल मैं इस तरीके से दूंगा कि अगर आपने फर्ज करो कि 2021 में डिग्री कंप्लीट की और 2023 में आप जर्मनी जाना चाहते हो, तो 2 साल का जो बीच में गैप है उसको आपने शो करवाना होता है कि इस दौरानिये में आपने क्या किया। तो जरूरी नहीं कि इस दौरानिये में आपने लाजमी तौर पर कोई जॉब ही की हो, आपने अगर उस दौरानिये में कोई अपनी फील्ड के रिलेटेड कोई काम किया हो वो बता सकते हैं। अगर आपने उस दौरानिये में बच्चे पैदा करने पे जोर रखा है, जो कि आपका लीगल राइट है, अखलाकी हक है, जो कि जर्मनी के अंदर भी सबको इस बात की समझ है कि अगर कोई बंदा मैटरनिटी में चला जाए तो उसको फिर काम करना इशू होता है। यहाँ पर भी जो है ना मैटरनिटी के दौरान छुट्टी मिलती है, तो आप बीच में लिख सकते हैं कि भाई मेरी मैटरनिटी लीव थी इतने साल की, एटलीस्ट 1 ईयर की, या फिर जो है ना आप बीच में मेंशन कर सकते हैं कि मैंने अपने स्टडी के अलावा मैंने फार्मिंग की है, अपने फील्ड पे मैंने काम किया है, मुझे जॉब नहीं मिली थी इस दौरानिये में मैंने अपना फील्ड पे काम किया है। या फिर आप कह सकते हैं मैंने कोई कंप्यूटर के शार्ट कोर्सेज किए हैं अपने आप की स्टडीज को इम्प्रूव करने के लिए, या मैंने कोई लैंग्वेज कोर्स किया है, या मैंने एकेडमी में ट्यूशन पढ़ाई है अपने आप को सस्टेन करने के लिए, और ट्यूशन मैंने अपने फील्ड के ऑफ स्टडी में ही पढ़ाई है ताकि मेरा नॉलेज भी अपडेट रहे। मतलब यह कि आपने जो स्टडी गैप अपना इस तरीके से फिल करना है। और जर्मनी में भी ऐसे ही होता है, अगर स्टूडेंट्स को समर वेकेशन आती हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फारग नहीं बैठते, उस दौरानिये में कोई ना कोई इंटर्नशिप कर लेते हैं, किसी ना किसी काम में अपने आप को मसरूफ रखते हैं, क्योंकि जर्मन कौम जो है ना बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, और यहाँ पर जो है ना काम काम और बस काम जो कायदे आज़म सरकार का फरमान है, तो इसके मुताबिक ये लोग चलते हैं। इनको होता है कोई बंदा हमें अपनी हरकत से फारग ना शो हो, इसलिए आपने इनको बिल्कुल बिजी शो करवाना है कि मैंने इस दौरानिये में ये काम किया है, लेकिन वो जो काम आपने किया है दैट शुड मेक सेंस, कि उसकी कोई सेंस बने, आपकी स्टडीज के साथ उसका लिंक बन जाए। ये जनाब इसका सीन है। एवरीबॉडी नोज दैट के हमारे कंट्रीज में ना जॉब का इशू है तो जॉब नहीं मिलती, लेकिन इसके अलावा और काम भी तो आप कर सकते हैं। मकसद ये कि आपने अपने आप को फारग नहीं शो करवाना। और अगर स्टडी गैप को फिल करने के लिए आप कुछ चीज मेंशन करो एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो उसका आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया है, कोई आपने उस दौरानिये में ट्यूशन अकेडमी पढ़ाई है, या कुछ और काम किया है जिसके साथ आपने अर्निंग की है, तो अर्निंग का प्रूफ होना चाहिए। आपके बैंक अकाउंट के थ्रू भी वो चेक हो सकता है, या आपका कोई सर्टिफिकेट उस अदारे से इशू हुआ हो जिससे पे लिखा हो कि इस बंदे ने हमारे साथ ये सर्विस दी है। एक और गर्मा गर्म सवाल मेरे ज़हन में आता है जो कि अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं, मास्टर डिग्री के एडमिशन के लिए हमें रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है मेरे पास, फलां बंदा गया तो उसकी इतनी पब्लिकेशन थी। और नहीं भाई, कोई पब्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। आप एम्बेसी की वेबसाइट से अगर एप्लीकेशन फॉर्म खोल के देखो तो कहीं भी मास्टर डिग्री के एडमिशन के लिए पब्लिकेशन का खाना ही नहीं बना। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, उसकी वेबसाइट खोलने के बाद, कोर्स खोलने के बाद बहुत बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कोई एक आधी यूनिवर्सिटी कह दे कि भाई आपकी रिसर्च पब्लिकेशन हो। हाँ, जो चीज़ मैटर करती है वो है आपका वॉलंटियर वर्क। अगर आपने बैचलर डिग्री के दौरान कोई वॉलंटियर वर्क किया है, उसके सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, तो वो बहुत चीज़ काउंट होती है, क्योंकि आपका एक इमेज ज़ाहिर होता है कि आपने ह्यूमैनिटी के लिए भी काम किया, आप ह्यूमैनिटी के लिए भी दर्द रखते हो। ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके, मेरा ख्याल है कि सारे डाउट्स निकल चुके होंगे अब तक। आज के टॉपिक के आखिरी हिस्सा की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की लिस्ट मौजूद है, जहां से आपने ट्रैवलिंग से पहले ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस तैयार करवानी है, जो कि 30,000 यूरोस तक आपका इलाज और कोई भी मेडिकल फैसिलिटी हो उसको कवर करे। तो जी आए नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक के आखिरी हिस्सा की तरफ, वो है स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट्स कैसे लिए जाएं। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टॉपिक था वीज़ा अपॉइंटमेंट्स। उसमें मैंने बताया था कि जर्मन एम्बेसी ने मेरी रिक्वेस्ट मानने के बाद 9 नवंबर को जब मैंने ईमेल की थी, उसके बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम चेंज कर दिया था। जैसा कि आपको इस स्क्रीनशॉट से भी शो हो रहा है, एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर 13 नवंबर का ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि हमने अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम बदल दिया है, तो जिसके जरिए आप कोई मिडल मैन और कोई एजेंसी वगैरह इन्वॉल्व नहीं होगी जो स्टूडेंट्स को जो ना खराब करे। तो इसलिए जो है ना अब अपॉइंटमेंट्स कैसे ली जाती हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन करनी होती है उनकी वेबसाइट पे जाके अपना डाटा एंटर करके, वो भी मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको। इसमें यह है कि आप एम्बेसी का जो अहम ऐलान है ना, इसको आप तसल्ली से पढ़ लें, इसमें उन्होंने क्या मेंशन किया है। अहम ऐलान के अंदर एक तो उन्होंने एम्बेसी की वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट का सिस्टम चेंज करने के बारे में लिखा हुआ है। दूसरा, उन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट्स कैंसिल की हैं, उसके बारे में भी लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने नया सिस्टम लॉन्च कर दिया, तो इसलिए उन स्टूडेंट्स को वो प्रॉपर एंटरटेन नहीं कर सके, जिसकी वजह से उन्होंने अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी हैं। तो उन्होंने कहा अब नए तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाओ। उसके अलावा यह है कि उन्होंने लिखा है कि जो पीएचडी के स्टूडेंट्स जिनके पास स्कॉलरशिप होता है उनको हम प्रायोरिटी देंगे अपॉइंटमेंट देने में, और वो स्टूडेंट्स जिनकी सीजीपीए 3.7 या इससे ऊपर है उनको हम प्रायोरिटी देंगे। क्योंकि उसकी वजह यह जनाब कि 3.7 सीजीपीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कंट्री की क्रीम होते हैं। तो जर्मन्स भी क्रीम को चाहते हैं कि क्रीम आए, नोबेल प्राइज विन करे, साइंसदान बने, तो वो भी अपना क्रीम को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसके अलावा ये कि अपना उन्होंने लिखा कि जो स्टूडेंट्स जिनके पास अनकंडीशनल एडमिशन लेटर मौजूद है पहले का, उनकी सीजीपीए भी 3.7 से कम है, तो उनको जो ना लंबा
लंबा वेटिंग टाइम मिलेगा अपॉइंटमेंट के लिए। इस कैटेगरी में एक कैटेगरी है जो स्टूडेंट्स एफएससी करने के बाद बैचलर डिग्री स्टार्ट करते हैं जर्मनी से जाके। उनकी स्टडी को जर्मनी के एफएससी के इक्विवेलेंट करने के लिए 1 साल की पढ़ाई होती है वहाँ पे, उसको कहते हैं स्टडी प्रेपरेशन। इसको जर्मन में कहते हैं स्टूडेंट कॉलेज, या उसको कहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने लिखा है कि 12 महीने का वेटिंग टाइम है अपॉइंटमेंट का। तो इसी तरीके से बैचलर और मास्टर का भी आपको मैंने पहले बता दिया कि उनका भी वेटिंग टाइम लंबा है, उन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन उनका भी वेटिंग टाइम लंबा है। जब अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जब आप एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स पुट करके आ जाते हो, तो फिर उसके बाद आपको जो है ना, जो मिनिमम से मिनिमम टाइम वीजा इशू करने का लगता है वो 4 से 5 हफ्ते और मैक्सिमम टाइम 10 हफ्ते तक लगता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द केस टू केस ये वेरी कर सकता है। आए जी, अब मैं आपको अपॉइंटमेंट लेके दिखाता हूँ कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। आपने गूगल पे जाके लिखना है जर्मन एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स, तो उसके बाद ये लिंक खुलेगा, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है अपॉइंटमेंट सिस्टम पे जाके। फिर यहाँ पर है जी वीज़ा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के अपॉइंटमेंट्स, यहाँ से आपने कंटिन्यू करना है। तो जब आपने कंटिन्यू किया तो इसमें 2 ऑप्शन ऐसी हैं, एक तो ये वाली जिसमें लिखा हुआ है कि वेटिंग लिस्ट टू अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा, और दूसरी ये वाली जो नीचे वाली जिसमें CGPA 3.7 और अबव हो। तो इसमें से आपने सबसे पहले वाली पे अगर क्लिक किया तो उसके बाद आपने डाटा एंटर किया, यहाँ पर आपने सारा नाम डिटेल दी और उसके बाद अपनी नेशनलिटी बतानी है, पाकिस्तानी है या अफ़गानी है आप, तो उसके बाद आपने यहाँ से सबमिट कर देना। तो इसी तरीके से जो ना आपने जो ना दूसरी अपॉइंटमेंट लेनी है तो उसमें भी आपने जाके ऐसे ही करना। अगर आपकी 3.7 से CGPA अबव है तो इसमें आपने न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे अपना डाटा फिल करना है, सिटीजनशिप बतानी है कि आप अफगानी है या पाकिस्तानी है, उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से एम्बेसी के रिकॉर्ड में आप वेटिंग लिस्ट में चले जाओगे, फिर एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट देगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात से भरपूर वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जर्मनी का वीज़ा खुद अप्लाई करने के काबिल हो चुके होंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर आगाह कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।